नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पीयूष प्रवाह पाठ्य पुस्तिका का पाठ 2 सत्य के प्रयोग पढ़ रहे थे। इसके लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। इसका पहला अंश हम सभ्य पोशाक में पढ़ चुके थे, किंतु मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस अंश में गांधी जी ने हमें संदेश दिया है कि विद्यार्थियों को सादा व सभ्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाहरी छद्म आकर्षण से बचकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगला अंश हम शुरू करने जा रहे हैं बलवान सिंह भिड़ंत। इस अंश में बताया गया है कि जब गांधी जी वकील बनकर और दक्षिण अफ्रीका गए थे, तब वहाँ भारतीय प्रवासियों के साथ अन्याय हो रहा था और उन्होंने वहाँ पर उनके साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको बर्खास्त करवाया और उनके सामने कई विपरीत परिस्थितियाँ आई, किंतु फिर भी वे संघर्ष करते हुए वहाँ के लोगों में उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। अब हम इस अंश को शुरू करने जा रहे हैं। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटें। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था। मैं यह देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता है। भक्षण का अर्थ होता है शोषण। कि गांधी जी ने देखा कि वहाँ पर हिंदुस्तानी और चीनी प्रवासी लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। उनकी रक्षा तो नहीं होती है बल्कि उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। मेरे पास रोज़ शिकायतें आती, लोग जो है मेरे पास रोज़ कोई ना कोई शिकायतें लेके आते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100 पौंड देकर चले आ रहे हैं। और ये वो बताते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि लोग रिश्वत देकर दाखिला करवा रहे हैं और जिनका हक होना चाहिए उनको हक नहीं मिल पा रहा है और लोग रिश्वत देकर अपना काम निकाल रहे हैं। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो वहाँ पर रहने वाले प्रवासी भारतीय लोग महात्मा गांधी को कहते थे कि इस अन्याय से मुक्ति आप ही दिला सकते हैं। मेरी भी यही भावना थी। यदि यह संभ्रांत दूर न हो, संभ्रांत का अर्थ होता है गंदगी या बुराई, यानी कि उस समय जो वहाँ पर बुराई क्या फैली हुई थी, रिश्वत लेकर लोग काम निकाल रहे थे, है ना, लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो इस बुराई को दूर करना गांधी जी कह रहा मेरा कर्तव्य है। तो वे कह रहे यदि यह संडान दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। मैं प्रमाण जुटाने लगा। जब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति होगी। वृत्ति का अर्थ होता है व्यवसाय, यानी पैसा लेकर सेवा करना या सलाह देना। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि वह पैसा लेकर ही सलाह देंगे या मेरी सेवा का कार्य करेंगे, किंतु और मेरी बात को हो सकता है अनसुनी भी कर दें, किंतु मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले, अर्थात अनसुनी करने के बजाय उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा, है ना। प्रमाण का अर्थ सबूत। गवाह के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है, क्योंकि वह पुलिस कमिश्नर भी जानता था मेरी तरह कि गोरे पंच, गोरे क्या नहीं, अंग्रेज पंच लोग जो है वह अपने ही अंग्रेज अधिकारियों को दंड नहीं देंगे। उनसे दंड दिलवाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वे तो अंग्रेज लोग हैं तो अपने अंग्रेज लोगों का समर्थन करेंगे, चाहे वो अपराधी ही क्यों न हो। उसने कहा, यानी कमिश्नर ने कहा, फिर भी हम प्रयत्न तो करें। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। जूरी कौन होते हैं? अंग्रेज पंच होते हैं जो जज के साथ रहते हैं और उनको सलाह देते हैं। इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसीलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूँगा। मुझे तो विश्वास था ही, दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमजोर प्रमाण था। 2 के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतः 2 के नाम वारंट निकले। मेरा
आना जाना छिपा रह नहीं सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्राय प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ, अर्थात जो लोग अपराधी थे जिनके लिए मैं सबूत जुटा कर लाया था, है ना, तो वे अपराधी लोगों के कुछ जासूस लोग थे। जब मैं कमिश्नर के यहाँ जाता था तो वे प्राय छिप छिप कर देखा करते थे। इन दो अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही, वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुंचाते थे। यहाँ मुझे यह कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे, क्योंकि वे लोगों पर अत्याचार इतना करते थे तो कोई भी उनके साथ रहकर काम करना पसंद नहीं करता था, इसलिए उनको जासूस लोग भी कम ही मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही न जाते। इन दो में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला, प्रमाण भी मजबूत थे, अर्थात जो गवाह थे, सबूत थे, वे भी सब मजबूत थे उनके खिलाफ, और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था। फिर भी दोनों छूट गए। अर्थात जहाँ अदालत में पक्षपात हो, है ना, धन का बोलबाला हो, यानी रिश्वत ली जाती हो, तो वहाँ सही न्याय की कल्पना की भी नहीं जा सकती। इसीलिए जूरी के द्वारा उन दोनों अपराधियों को छोड़ दिया गया। मुझे बड़ी निराशा हुई, पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे इस बात की बड़ी निराशा हुई कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों को मैंने सबूत सहित उस पर केस चलाया था और जूरी ने उन्हें निरपराधी घोषित करके उन दोनों को छोड़ दिया, तो महात्मा गांधी को बड़ी निराशा हुई। पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ कि वह भी महात्मा गांधी का साथ दे रहा था, किंतु जब इस कार्य में वह भी सफल नहीं हो पाया तो उसे भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि होगी। गांधी जी कह रहे हैं कि वकालत की पढ़ाई करके भी मैं अपराधियों को नहीं पकड़वा पाया, है ना, लोगों को न्याय नहीं दिला पाया, तो वकील बनकर भी मैं यदि ये कार्य नहीं कर पाया तो वकालत से गांधी जी को अरुचि हो गई। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। अर्थात जब मैंने देखा कि पढ़े लिखे न्यायाधीश लोग भी अपनी बुद्धि का प्रयोग, यानी अपने ज्ञान का उपयोग अपराधी को छुड़ाने में कर रहे हैं, उसके अपराध को छिपाने में कर रहे हैं, तब मुझे लगा कि ऐसी बुद्धि यानी ऐसा ज्ञान किस काम का। तो मुझे वह ज्ञान ही, मतलब उस वकालत का जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया वही मुझे अप्रिय लगने लगा। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया, अर्थात दोनों भ्रष्ट अधिकारी जो है उन पर मुकदमे की बात इतनी अधिक फैल गई कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकी। अर्थात सरकार, जब जनता में बात फैल गई कि अपराधियों को भी निरपराधी कर छोड़ दिया गया है, तब बात इतनी फैल गई कि सरकार को उन दोनों अधिकारियों को नौकरी से निकालना पड़ा। दोनों बर्खास्त हो गए, अर्थात बर्खास्त का अर्थ होता है नौकरी से निकाल दिए गए, और एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा, धीरज का अर्थ है धैर्य, और उनकी हिम्मत भी बढ़ी। अब हिंदुस्तानियों की धैर्य बंधा उनको, और हिम्मत भी बढ़ी कि उनको न्याय मिला, है ना, भ्रष्ट अपराधियों को पकड़ाकर उनको न्याय मिला, तो उन्हें उनका हौसला भी बुलंद हो गया। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई। जब मैंने भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ाया और लोगों को न्याय दिलाया, है ना, तब मेरी प्रतिष्ठा लोगों में बढ़ गई। मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई, अर्थात मेरे वकालत के जो धंधा था उसमें भी वृद्धि हुई। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पौंड हर महीने रिश्वत में जाते थे, उनमें बहुत कुछ बचत हुई। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची, बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे, प्रामाणिक यानी सत्य थे, वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। मैं कह सकता हूँ कि इन अधिकारियों के इतने अधम होने पर भी, अधम का अर्थ होता है नीच कार्य, अधम का अर्थ नीच होता है, मतलब इतने नीच कार्य करने के बावजूद भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी न था। अर्थात ये जो अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी थे, जिन्होंने इतने भ्रष्टाचार से युक्त नीच कर्म किए थे,
फिर भी मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। मेरे इस स्वभाव को वे जानते थे और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की थी। और जब वह बिल्कुल कंगाल हो गए थे, यानी दरिद्र हो चुके थे, तब वे मेरे पास मदद के लिए आए थे तो मैंने उनकी मदद भी की थी। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहानिसबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया। उन्हें नौकरी मिल भी गई। अब गांधी जी ने जिन भ्रष्ट अधिकारियों को खिलाफ मुकदमा लड़ा था और जब उन अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, तब भी गांधी जी के मन में उन भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति दुर्भावना नहीं थी। और जब वे दरिद्र हालत में जब गांधी जी के पास मदद के लिए आए थे तो गांधी जी ने उनकी फिर से नौकरी लगवाकर और उनकी मदद की। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था। इसे मैं उस समय ठीक से जानता न था। यह तो मैं बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और यह अहिंसा का एक विशेष अंग है। गांधी जी इस अंश में बताया कि गांधी जी जिन गोरों लोगों के संपर्क में आए वे उनके प्रति मित्र भाव रखने लगे। उनके मन में गांधी जी के प्रति भय का भाव भी दूर हो गया। गांधी जी को गोरे अफसरों के विरुद्ध मुकदमे लड़ने पड़ते थे, फिर भी वे लोग गांधी जी से मधुर संबंध रखते थे। विरोधियों के साथ भी मधुर व्यवहार करना गांधी जी के स्वभाव का अंग था। आगे चलकर गांधी जी को समझ में आया कि ऐसे बर्ताव में ही सत्याग्रह और अहिंसा के बीच छिपे हैं। विपक्षी के प्रति कोई दुर्भावना न रखना ही सत्याग्रह है और विरोधी के अपराध को भूलकर उसके मन को कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। ये बात गांधी जी को समझ में आ गई। मनुष्य और उसका काम ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर तथा दया रखनी चाहिए। यहाँ गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य और उसका काम ये दो भिन्न भिन्न तरह की वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति हमें आदर और बुरे काम के प्रति हमें तिरस्कार का भाव रखना ही चाहिए। किंतु गांधी जी यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भले और बुरे काम करने वाले व्यक्तियों के साथ हमें क्या करना चाहिए? सहानुभूति रखनी चाहिए, क्षमा का भाव रखना चाहिए। जैसा कि इस पाठ में हमने देखा कि गांधी जी ने भ्रष्ट अफसरों के विरोध करते हुए भी उन्हें बर्खास्त किए जाने पर भी उन्हें नौकरी दिलाने में उनकी सहायता की है। यह चीज़ समझने में सरल है पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। माना कि ये चीज़ समझने में सरल है किंतु लोग इसके अनुसार आचरण कम करते हैं कि जो हमारे साथ बुरा करे और उसके साथ हम अच्छा आचरण करें, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है। विष फैलने का मतलब बुराइयां फैलती रहती हैं। सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। देखिए गांधी जी यहाँ पर ये कहते हैं कि भले बुरे काम करने वाले के प्रति हम आदर और क्षमा का भाव रखना अहिंसा का एक विशेष रूप है। और गांधी जी का मानना है कि जब तक व्यक्ति अहिंसा के इस भाव को धारण नहीं करता तब तक वह सत्य से साक्षात्कार नहीं कर सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है, अर्थात अपने आप को क्षति पहुंचाते हैं। अर्थात हमें यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि व्यवस्था में कोई बुराई फैली हुई है तो उस बुराई का विरोध हमें अवश्य करना चाहिए, किंतु व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है। किंतु बुरा काम करने वाले के प्रति हमें दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। यदि हम उनके प्रति दुर्भावना रखते हैं अर्थात हम अपना ही अहित करते हैं, क्योंकि हम सब एक ही कूंची से रचे हुए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान हैं।
हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सब एक ही ब्रह्मा की संतान हैं। हम सब को जन्म देने वाला ब्रह्मा एक ही है। अब चाहे व्यक्ति बुरा है चाहे अच्छा है, सभी एक ही ब्रह्मा की संतान हैं। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियाँ निहित है। यदि हम व्यवस्थापक का विरोध करेंगे तो हम अपना ही अहित करेंगे, क्योंकि व्यवस्था करने वाला जो व्यक्ति है उसके पास बहुत सी शक्तियाँ होती है। यदि हम उसका विरोध करेंगे तो क्या होगा? व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का भी अनादर होता है, और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। ठीक है, अब देखिए इस अंश में हमें अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश दिया गया है, और यह भी संदेश दिया है कि बुराई का विरोध अवश्य करना चाहिए, किंतु बुरा काम करने वालों के प्रति हमें दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए।